थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है। बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आज जो टॉपिक हमने चूज किया है वो एयर प्यूरिफायर किया है, तो कहीं ना कहीं इज द नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल मैं सभी का वेलकम करता हूँ। सारे पावरफुल लोग आज हमारे साथ अवेलेबल हैं। तो आज जो सेशन में आज हम जो चीजें करने वाले हैं, एयर प्यूरिफायर काफी लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, साथी ऐसे जिन्होंने पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर हमें ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास सबके पास है कि आज हम इसको बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं वो टेक्निकल चीजें हैं कि ये क्या फ्लो रेट क्या होता है, CADR क्या होती है, तो वो आज हम सब चीजों को बड़ी आसान भाषा में समझेंगे। और कहीं ना कहीं जैसे मंथ की क्लोजिंग भी है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि इस टाइम कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो इस टाइम में इसके बारे में जानना बड़ा ही जरूरी है। जैसे मैं बार बार बताता हूँ, वी आर वर्किंग इन द वेलनेस सेक्टर। तो बीइंग ए वेलनेस वर्कर, कि आज वेस्टीज जो काम करती है वो किस सेक्टर में काम करती है, आज आपको पता है कि वी आर द पार्ट ऑफ द वेलनेस इंडस्ट्री। आज वेस्टीज को और अपने आप को रिकॉग्नाइज करने का आपको तरीका, पहचानने का तरीका क्या है कि हम लोग वेलनेस सेक्टर में काम करते हैं मेजरली। और जब हम वेलनेस सेक्टर में काम करते हैं तो फर्क क्या है वेलनेस सेक्टर और मेडिकल सेक्टर में, दोनों में बड़ा फर्क है। कि वेलनेस सेक्टर के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि जो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए चीजें होती हैं, जैसे कोई सप्लीमेंट हो गया, कई सारी एडवाइस होती है, नॉलेज होती है, वेट मैनेज कैसे किया जाए, ये सारी वेलनेस में आती है। लेकिन जब हम मेडिकल सेक्टर की बात करते हैं वहां पे ट्रीटमेंट आता है। तो दोनों में फर्क समझना कि हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। हम वेलनेस सेक्टर में हम हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोगों को सही जानकारी देते हैं कि ये खाने से आपको ये चीजें नहीं मिल रही हैं, ये ले लोगे तो हो सकता है आपका स्वास्थ्य और बेहतर हो जाए और चीजें अच्छी हो जाए। तो ये वेलनेस सेक्टर है। तो आज से अपने आप को इस बारे में, जितने भी नए फ्रेंड्स आए हैं, नए साथियों ने जब भी ज्वाइन किया हमें, तो अपने आप को कहाँ मानेंगे, किस कंपनी में आप काम करते हैं। आई एम टू द वेलनेस इंडस्ट्री, वी आर द पार्ट ऑफ द वेलनेस इंडस्ट्री। ये आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो ठीक है, जिसके साथ शुरू करते हैं। मोहित त्यागी मेरा नाम है, दिल्ली से मैं बिलोंग करता हूँ और पिछले 2-2.5 साल से मैं वेस्टीज का हिस्सा हूँ। और आज जो मैं इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ, आज हम बात करने वाले हैं एयर प्यूरिफायर की। शार्प एयर प्यूरिफायर एक हमारा बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है। अब इसके फायदे क्या हैं, क्या इसके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग भी हम लास्ट में लेंगे। लास्ट के 15 मिनट हम क्वेश्चंस के रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं इसको लेकर। डाउट्स नहीं कहूंगा मैं, कि उनको नॉलेज नहीं है, इसके बारे में जानकारी सही नहीं है। हमें ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या चीजें, यार ये तो साइंस की भाषा है, हम कैसे बोलेंगे, किसको क्या कहेंगे। तो आज वो सारी चीजें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, आम साधारण भाषा में वो चीजें क्रिएट करेंगे। और मैं अपने बारे में बताऊं, मैं कोई कंपनी का ट्रेनर नहीं हूँ। आई एम द पार्ट ऑफ द टीम आत्मनिर्भर, आई एम द पार्ट ऑफ द वेस्टीज। मैं भी आप में से ही एक हूँ। और जिस तरह की प्रॉब्लम समस्याएं आपको आती हैं, वो समस्याएं मेरे को भी आती हैं। तो आज वो लाइव चीजें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई ठीक है, किस तरीके से लोगों को एक आम भाषा में एक समस्या आती है और मैं कैसे उनको समझा पाता हूँ। और वही इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच आपके आभार के लिए आने के लिए। स्टार्ट कर लेते हैं प्रेजेंटेशन। निधि, अभी निधि विजिबल है? यस सर, परफेक्ट विजिबल। थैंक यू सो मच। और जब हम बात करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला वर्ड ही यहाँ से आ गया प्रेजेंटेशन स्टार्ट होते के साथ ही, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। तो आज हमें सबसे पहले जो समझनी है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी समझनी है, और साथ में रिड्यूसिंग एयरबॉर्न यानी नोवल कोरोना वायरस। तो ये एक हॉट टॉपिक है, एक हमारी नीड भी है, इस टाइम की बिल्कुल डिमांड भी है कि हमें एग्जैक्टली एक अपने प्रोडक्ट के बारे में पता तो हो कि ये प्रोडक्ट करता क्या है, ये कोरोना वायरस से कैसे एसोसिएटेड है। फिर हम यहाँ पर वो बात करने वाले कि वैक्सीनेशन का और इनका आपस में क्या संबंध है, कि वैक्सीनेशन से एयर प्यूरिफायर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज भी आज हम क्लियर करेंगे। उसके बाद जो इसके बारे में जो जानकारी है कि भाई कुछ लें, क्यों लें, कैसे लें, कुछ सवाल भी हैं इसके साथ में, मैं उनका भी आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, वेलकम करता हूँ आप सभी का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आती है, स्टार्टिंग के यहाँ से होती है कि प्लाज्मा क्लस्टर। देखो पूरे की पूरी प्रेजेंटेशन का जो पूरा फोकस ये एरिया एक वर्ड के ऊपर है, दैट इज प्लाज्मा क्लस्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें यही समझना है कि इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर अगर हम प्लाज्मा क्लस्टर समझ गए, प्लाज्मा क्लस्टर एंड टेक्नोलॉजी समझ गए, तो हमें पूरा प्यूरिफायर समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड सिर्फ इसमें प्लाज्मा क्लस्टर है। स्टार्टिंग भी कहाँ से होती है, सीधा
लास्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स आई एम हेयर, मैं आपको एक आम भाषा में, साधारण भाषा में प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी समझाने वाला हूँ, जो इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट की बैकबोन है, ये इसकी पूरी जान है। और इसी के थ्रू यही एक हमारे पास एक एडवांटेजियस पॉइंट है जो हमारी अपनी हेल्थ के लिए, हमारे अपने बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं कि इसमें सबसे ऊपर जो पहला पॉइंट लिखा है वो ये लिखा है, प्लाज्मा क्लस्टर रिमूव सार्स कोविड डिस्पेंडेड एयरबॉर्न इन्फेक्शन, यानी कि वो ड्रॉपलेट्स में, यानी 91% तक, यानी 92% तक वो 30 सेकंड में किल कर देता है। तो इसका मतलब क्या है इस बात का? अब मैं आपको बताऊं कि सब के सब जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उस सोसाइटी का हिस्सा है, उस समाज का हिस्सा है जहाँ पर लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। आप में से कुछ साथी भी इन्फेक्टेड रहे होंगे, नवंबर में मैं भी रहा था। तो सारी चीजें आज हमने महसूस की है कि वो रीजन क्या है। तो आज सबसे पहले ये समझना है कि कोरोना का इफेक्ट हमारी बॉडी पे किस तरीके से है, और अंदर जाने के बाद क्या करता है, और बाहर हम क्या कर सकते हैं, और ये प्यूरिफायर उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो मैं यही समझाऊंगा, कोरोना एक वायरस है, जैसे बहुत सारे वायरस होते हैं। कोल्ड जो हमें होता है, इन्फ्लुएंजा, दैट इज अगेन ए वायरस। यानी जब हम लोगों को कोल्ड होता है, जुकाम होता है, वो भी एक वायरस के कारण है, जिसका इलाज आज तक खोजा नहीं गया है। कोई भी डॉक्टर आपको कोल्ड जुकाम की दवाई नहीं देता, क्योंकि उसकी कोई दवाई नहीं बनी है। ये भी एक आपके लिए अपने आप में चौंकाने वाली खबर होगी। आप कहीं जाके गूगल भी कर सकते हो कि जो इन्फ्लुएंजा होता है, कोल्ड होता है, उसका भी कोई वायरस के कारण होती है, और उसका भी अब तक कोई इलाज नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी मोर्टेलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है। कोई उससे कोई भी कैजुअलिटी नहीं होती है। 2-3 दिन 4 दिन जुकाम रहता है, वो ठीक हो जाता है। जो भी हमें दवाई दी जाती है वो उस कोल्ड के लिए नहीं दी जाती, वो हमारे सर दर्द के लिए दी जाती है, हमारी बॉडी में जो पेन होता है उसके लिए दी जाती है। और 2 से 3 दिन में, 4 दिन के अंदर जुकाम अपने आप ही हल्का पड़ जाता है। अब ये जो चीज है, जुकाम जो है, कोल्ड एक वायरस के कारण है, उसी तरीके से कोविड भी एक वायरस है। और अब तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि ये जो वायरस है नेचुरल है या फिर मैन मेड है। बिल्कुल कोई 90% चांस यही है कि वो उसको कहते हैं कि ये क्या है, मैन मेड है। बाकी अभी तक एग्जैक्ट रिसर्च सामने नहीं आई है, एग्जैक्ट एविडेंस सामने नहीं आई। लेकिन जो फर्क इसे डाल रहा है, हमारे डे टू डे की लाइफ में डाल रहा है, पिछले 22 मार्च से हम सारे लोग लॉकडाउन में बैठे हुए, कितने सारे साथियों को हमने खो दिया, और कितना फाइनेंशियल लॉस हम सबका हुआ है, पूरे देश का हुआ, इकोनॉमी हमारी कहाँ से कहाँ चले गई, और इंटरनेशनली क्या इफेक्ट आ रहा है, वो सारे लोग आप देख रहे हो। तो यहाँ पे ये समझना है कि ये वायरस जो है, इसके अपने पैर नहीं है। तो यानी कि इम्पोर्टेंस ये है कि ये ट्रेवल कैसे करता है। जब हम कुछ बोलते हैं या हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो इन तीनों कंडीशन के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी जो फूड हमारा स्पिट है, उसके टाइनी ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं, हमारी नाक से बाहर निकलते हैं। यही सोर्स है। अगर हमारी बॉडी के अंदर वो वायरस है, यानी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके अंदर ये बॉडी में ये वायरस आ चुका है, तो जब वो स्नीज करता है, छींकता है या खांसता है या बोलता है, उसके बोलने से कहीं ना कहीं वो ड्रॉपलेट्स मुंह से बाहर निकलते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, और वो वायरस उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर कैरी करके हवा में तैरता रहता है, और कोई भी दूसरा पर्सन उस कांटेक्ट में आता है, वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। ये इसका तरीका है, इसका ट्रैवल करने का तरीका है। ये मेजरली कैसे ट्रैवल करता है, ये बिल्कुल टाइनी छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर जो राइड करके, उनके ऊपर सवारी करके हवा में तैरता है, और इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये ऐसे पहुंच जाता है। यानी जब वायरस हवा में है तो उसको कैसे किल किया जाए, आज मैं इस प्यूरीफायर की प्रेजेंटेशन में ये चीज आपके साथ क्रिएट करने जा रहा हूँ कि जब तक वो हवा में है, ये अब 2 तरह के रोल है। एक को तो इन्फेक्टेड हो गया, यानी लंग्स में चला गया, हमारे सेल्स के साथ उसने अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, वो रोल अलग है। उसके लिए डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी स्टेरॉइड, जो पूरा एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो हॉस्पिटल की तरफ से है, वो हमें दिया जाता है, और हम लोग वहाँ से ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जब ये हवा में रहता है, किसी भी कोई हमारे घर में पेशेंट है, उसकी हम सेवा कर रहे हैं, उसको हम ठीक कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो हम भी उतने ही ज्यादा उस रिस्क के अंदर हैं। अगर ऐसी कंडीशन के अंदर अगर एक ऐसा टूल हमारे पास है कि जो उस एयर को स्टेरलाइज कर सके, उस हवा को साफ कर सके, उस हवा के अंदर जो वायरस है उसको मार सके, तो कितना अच्छा हो जाए, कितनी सारी लाइफ्स को बचाया जा सकता है। आज कंडीशन है, घर में किसी एक को वायरस ने इन्फेक्ट किया, पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्टेड हो रही है। जबकि लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस साल ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल बच्चे तक भी इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो आज
एज ए वेलनेस सेक्टर इंडस्ट्री में काम करने के नाते आज हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम सही ढंग से इस बात को समझ लें, कि दोनों बातों को डिफ्रेंशिएट कर लें कि प्यूरीफायर कहाँ काम कर रहा है और अंदर जाने के बाद क्या काम हो रहा है। जब शरीर के अंदर चला गया तो हमारे बाकी प्रोडक्ट इम्यूनिटी काम करती है कि उसको कैसे रोक पाएगी, लेकिन जब तक वो बॉडी के बाहर है वहाँ इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं। तो ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी किस तरीके से उसको किल कर पाती है और उसके दूसरे बेनिफिट्स क्या हैं, और लोगों के सवाल जब आप इसके लिए बात करने के लिए जाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, किस तरह की क्वेश्चनिंग आप करते हैं या लोग आपसे करते हैं, तो उनके आंसर आज हम प्रेजेंटेशन के थ्रू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक मैं आपको समझा पाया कि ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। फिर जहाँ तक कुछ लोग कहेंगे सर ये वायरस ऐसे कैसे मर जाता है इतने सेकंड में, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, जब हाथ धोने से वायरस मर जाता है, हल्का सा अल्कोहल अपने हाथों पे लगाया, सैनिटाइजर लगाया, तो भी ये वायरस हमारा अपने आप मर जाता है। तो यहाँ क्या दिक्कत है? उसका सवाल होगा सर इसकी तो गवर्नमेंट लगी हुई है, ये है वो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ताम झाम लगा हुआ है, और आप यहाँ पर कह रहे हो कि 91% तक भाई जो कि 30 सेकंड में ये वायरस किल हो जाता है। तो सर ये उतना ही आसान है जितना कि अपने हाथ धोना साबुन से हाथ धो के तो वायरस किल हो जाता है। हल्का सा अपने हाथों के ऊपर जब हम स्प्रे करते हैं सैनिटाइजर का, तो भी तो हम उसको बिल्कुल किल कर देते हैं। ये उतना ही आसान। तो इसलिए दिमाग में इस बात को आने दो कि ऐसा हो जाता है, 30 सेकंड में वायरस किल हो जाता है। क्योंकि जब तक ये वाला मेंटल ब्लॉक आपके दिमाग में बैठा रहेगा, आपको आगे प्रेजेंटेशन में बढ़ने नहीं देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर दैट। ये उतना ही आसान है जितने आसानी से हाथ धोना, ये उतनी आसानी से मारा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं कि ये कुछ इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, पूरे सर्टिफिकेशन है। वो शार्प की वेबसाइट है जिसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है इसके रिगार्डिंग पूरी जापान के अंदर टेस्टिंग हो चुकी है कि पूरे सर्टिफिकेशन आज जो हम इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा हो जाता है कि वायरस किल हो जाता है, तो इसके पीछे पूरी रिसर्च है, पूरी टेस्टिंग आज आपके लिए अवेलेबल है। तो इसलिए बिल्कुल बिंदास होकर आप बोल सकते हो कि ऐसा हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे सबूत अवेलेबल है, एविडेंसेस आज आपके पास अवेलेबल है। तो ये पूरे लिस्ट 128 सर्टिफिकेशंस है वर्ल्ड वाइड, यानी 33 लैब से ये प्यूरीफायर सर्टिफाइड है। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये बिल्कुल एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ यस ऐसा हो जाता है तो हो जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यस, अब जो यहाँ पर आप चीजें देख रहे हो कि सबसे पहले ये समझना है कि जो भी हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की, पोल्यूटेंट्स होते क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 6 तरह की कैटेगरी बना रखी है। 6 तरह की कैटेगरी में यानी इस पोल्यूशन को समझना, पोल्यूशन क्या होता है और पोल्यूटेंट क्या होते हैं। तो मतलब पोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एयर का एक कॉम्पोजिशन। इस बात को सारे फ्रेंड्स लिख लें कि एयर का कॉम्पोजिशन क्या होता है। अगर हम जिसको हवा कहते हैं, हवा कोई अपने आप में गैस नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द गैसेज। इसमें 78% नाइट्रोजन है, हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन है, और उसके बाद 21% ऑक्सीजन है, और 1% में बाकी गैसेज आती हैं, अदर गैसेज आती हैं। इसका कंपोजिशन ऑफ द एयर। तो ये जो मैंने बात कही है, ये बहुत सारे आंसर आपको देगा कि कुछ लोगों ने ऐसा भी वायरल किया था कि इसको लेते के साथ ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और ये हो गया और वो हो गया। आपको इन सब चीजों को समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने आपको कहा कि एयर का कॉम्पोजिशन क्या है। एयर का कॉम्पोजिशन है 78% नाइट्रोजन है और 28% ऑक्सीजन है, और 1% के अंदर बाकी दूसरी गैसेज आती हैं। और उस चीज के अंदर अगर पोल्यूटेंट ऐड हो जाते हैं, और ये पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, PM10। PM10 का मतलब ये क्या हुआ, 10 माइक्रोन पर्टिकुलेट मैटर, हाउस डस्ट, यानी पेट डेंडर, यानी जो अगर हम जो जानवर पालते हैं उनके ऊपर से जो निकलता है, डस्ट निकलता है, उनका डेंडर निकलता है, वो ये उस वाले पोल्यूशन के अंदर पोल्यूटेंट में 15% के करीब होता है। नेक्स्ट जो मेजर होता है वो होता है PM2.5। PM2.5 को मैं ऐसे समझा पाऊंगा कि जो हमारा हेयर होता है, ह्यूमन हेयर, उसका 100वां हिस्सा जो होता है, उसका 100th पार्ट वो होता है PM2.5 के इक्वल। यानी कि हमारे हेयर से कितना कितना छोटा, हमारे बाल का 100वां हिस्सा, यानी कितना माइन्यूट पार्टिकल है, दैट इज 2.5। इतना छोटा इसका साइज है। और ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं कि जब इसको बोलते हैं परागण हिंदी के अंदर, जब फूल जिस टाइम पे खिलते हैं तो उनके बीच में पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिसके थ्रू मतलब उस चीज का रिप्रोडक्शन होता है।
कि वो सारे पोलन ग्रेन्स एक फूल से ट्रेवल करके दूसरे दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, जिससे उस वाले फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर सारे फूल खिलते हैं, या फिर मतलब उसके सब्जियां उगती हैं, जो भी सब जगह के ऊपर पोलन का रोल होता है। कुछ लोगों को इससे बड़ी प्रॉब्लम होता है, एलर्जी होती है उस फेज के अंदर। तो ये PM2.5 जो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनका रेशियो 36% है। फिर दूसरे केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स। हम जिस घर के अंदर रहते हैं, जिस जगह भी आप रहते हो, तो इस क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आउटडोर पोल्यूशन ज्यादा है या इंडोर पोल्यूशन ज्यादा है। सबसे पहले आप किसी के पास भी जाओगे तो उससे आपको यही बात पूछनी है कि सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि इंडोर पोल्यूशन ज्यादा होता है या आउटडोर पोल्यूशन ज्यादा होता है। मैं आपसे भी सवाल को पूछता हूँ कि क्या आप सोचते हैं इसके बारे में। आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख के दिखा सकते हैं कि सर, इंडोर पोल्यूशन ज्यादा होता है या आउटडोर पोल्यूशन ज्यादा होता है। तो इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके फैक्टर्स को भी हम लोग आगे जाकर अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इसका आंसर आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि इंडोर पोल्यूशन ज्यादा होता है या आउटडोर पोल्यूशन ज्यादा होता है। फिर उसके बाद जो दूसरे फैक्टर्स हैं, VOC स्टैंड्स फॉर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब क्या होगा कि ऐसे केमिकल कंपाउंड जो बड़ी तेजी से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप भी ऐसे बहुत सारे चीजों को जानते हो, जैसे कि मैं सिंपल एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। कपूर जो लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वो सॉलिड होता है, और थोड़ी देर उसको हवा में छोड़ दो, वो सारा का सारा बिल्कुल वेपर्स में चेंज हो जाता है। कंप्लीट उसकी फॉर्मेशन ही चेंज हो गई कि सॉलिड था और सॉलिड से सीधा गैसेस फॉर्म में चला गया। तो दैट इज वोलेटाइल इन नेचर, दैट इज वोलेटाइल इन नेचर। दूसरा एग्जांपल मैं सिंपल लेता हूँ, इसका पेट्रोल का, डीजल का। अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए तो वो लिक्विड से सीधा गैसेस फॉर्म में चले जाते हैं, दैट इज हाईली वोलेटाइल इन नेचर। तो इस तरह के बहुत सारे केमिकल हमारे आसपास हैं। जिस घर में हम रहते हैं, हमने अपने फर्नीचर को पेंट किया हुआ है, हमारे फर्नीचर के ऊपर वार्निश लगी हुई है, वॉल्स हैं, इन वॉल्स के ऊपर जो भी पेंट यूज किया गया है, इनमें से वो केमिकल्स निकलते रहते हैं लगातार लगातार लगातार, और वो कहीं ना कहीं हमारे इस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। उसके बाद दूसरी चीजें आती है इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, बहुत सारी चीजें, मोल्ड्स इसके अंदर ऐड हम लोग कर सकते हैं। तो वो सारी कितनी इसकी रेशियो, वो 22% है जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद स्किन की इलास्टिसिटी, टेक्सचर, ये 5-6 रीजंस हैं कि जो कि पोल्यूटेंट का रीजन है। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं उनकी रेशियो आ गई, तो ये देखो, अब 4 चीजें हमारे इस एयर प्यूरिफायर के अंदर हमको समझ रहा है। पहला है इसके अंदर प्री फिल्टर, दूसरा है कार्बन फिल्टर, तीसरा HEPA फिल्टर, और चौथा प्लाज्मा क्लस्टर। ये 4 कंपोनेंट है इस एयर प्यूरिफायर के। यानी प्यूरिफायर को समझने से पहले आपको इन 4 चीजों को समझना है कि प्री फिल्टर क्या होता है, कार्बन फिल्टर क्या होता है, HEPA फिल्टर क्या होता है, और प्लाज्मा क्लस्टर। तो मैं आपको समझाऊंगा, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो प्री फिल्टर का मतलब क्या हुआ कि जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल डस्ट हो गई, बाल हो गए, इस तरह के जिनका की साइज कितना होता है PM10 के बराबर है, उनको तो ये प्री फिल्टर रोक लेता है। यानी 10 माइक्रोन तक की डस्ट, 10 माइक्रोन तक की जो धूल होती है, डस्ट होती है, उसको क्या रोक लेता है, ये प्री फिल्टर रोक लेता है। नेक्स्ट उसके बाद जो अगली कैटेगरी आती है वो कार्बन फिल्टर के अंदर जितनी भी बैड स्मेल्स होती है, आप अगर पेंट की स्मेल की बात करो या अमोनिया की स्मेल की बात करो, तो वो स्मेल को रोकने के लिए क्या काम करता है, कार्बन फिल्टर यहाँ काम करता है। एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर होता है ये, वो यहाँ पर सारी गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, वोलेटाइल ऐसे कंपाउंड्स को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है। और तीसरी कैटेगरी HEPA फिल्टर की आती है। HEPA फिल्टर क्या करता है, ये वाला PM2.5 यानी बिल्कुल माइक्रोन में इतने छोटे जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया जिनका साइज इससे छोटा है, उनको रोकने के लिए HEPA फिल्टर है। और नेक्स्ट जो ये प्लाज्मा क्लस्टर काम करता है, वो कहाँ पे, केमिकल फ्यूम्स के ऊपर, वेपोराइज, VOC, इन्फेक्शियस सब्सटेंस, और ये हमारी स्किन को, यानी कि एक तरीके से इन 4 चीजों के कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा का पूरा सेफ्टी सिस्टम अपने आप डिजाइन हो गया। ये सारे कंपोनेंट है सर, इनको रोकने के लिए ये टेक्नोलॉजीज यूज की गई। ये सारी टेक्नोलॉजीज इस प्यूरिफायर के अंदर है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक ये समझ में आया होगा कि पोल्यूटेंट कितने तरह के हमारे आसपास होते हैं, और इसके अंदर जो चीजें, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, HEPA फिल्टर एंड द प्लाज्मा क्लस्टर, ये चीजें हमारी सारी इस प्यूरिफायर में अवेलेबल है, और हर किसी का एक स्पेसिफिक रोल है, अलग काम है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम सबसे पहले प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो टेक्नोलॉजी काम करती है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो सबसे ऊपर, कि जनरेट फ्रेश इंडोर एयर।
पहला जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इंडोर एयर इज मोर पोल्यूटेड देन आउटडोर एयर, तो इसका आंसर ये है कि इंडोर एयर जो है करीब हमारी 90% तक जो होती है पोल्यूटेड होती है, और आउटडोर के अंदर हमारा पोल्यूशन कम होता है। अब ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, लोग कहेंगे सर गाड़ियां, धूल, सब कुछ तो बाहर होता है, हमारा घर तो बिल्कुल साफ है। कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन का आंसर यही है कि अब जब कभी घर के अंदर रहते हो तो घर के अंदर जितने भी मैंने आपको चीजें यहाँ काउंट कराई कि आपके घर में किचन भी है, आपके घर में टॉयलेट भी है, सारा फर्नीचर भी है, वॉल्स के ऊपर पेंट किया हुआ है, उसके बाद फ्रिज भी आपके घर में रखा हुआ है, सारी चीजें आपके घर के अंदर है। और ये सारे के सारे सोर्सेज हैं VOC का, यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हर जगह से कहीं ना कहीं वो केमिकल्स की स्मेल जरूर निकलती है। पेंट आपने अपने घर में करवा रखा है, उसमें से लगातार आपने देखा हो जब पेंट कराते हैं हफ्ते 10 दिन महीने तक पेंट की स्मेल ही नहीं जाती। जब हम वार्निश कराते हैं वो लगातार वो स्मेल उसके अंदर रहते, धीरे धीरे वो हल्की पड़ जाती है, लेकिन वो खत्म कभी नहीं होती है, वो केमिकल के थ्रू है। उसी तरीके से किचन है, किचन से सूट निकलती है, किस तरह की चीजें, कुछ लोगों के पास तो वेंटिलेशन ही नहीं है। फिर उसके बाद एक दूसरा रीजन हुआ कि जो सबसे मेजर रीजन है इंडोर आउटडोर को समझने का रीजन सिर्फ ये है। अगर मैं आउटडोर की बात करता हूँ, आउटडोर को मैंने बोला कि आउटडोर के अंदर पोल्यूशन कम होता है, उसका रीजन क्या है? आउटडोर में एक सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है, वो क्या? फ्रेश फ्लो ऑफ द एयर, एयर करंट्स वहां पे अवेलेबल है, यानी हवा बहती है वहां पर। लेकिन घर के अंदर जो एयर है वो क्या? ट्रैप्ड है। आज के टाइम में अगर मैं मेट्रोज की बात करूं, बड़े शहरों की बात करूं, घरों के अंदर खिड़कियों का फैशन ही खत्म हो गया है, विंडोज नहीं है। लेकिन अगर इसके कंपेरेटिवली आप अगर कहीं भी मतलब पुराने घर देखोगे तो रूफ की हाइट करीब 12 से 15 फुट तक होती थी, रोशनदान होते थे, वेंटिलेटर्स होते थे ऊपर, हवा के लिए रोशनदान होते थे। आज के आपने कोई ऐसे घर देखे हैं, सोच के देखो कि वहाँ पे खिड़कियां खुली हो या फिर रोशनदान हो। तो रोशनदान का मतलब क्या हुआ? रोशनदान का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हमारे रूम के अंदर हवा गर्म होती है, गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, और वो गर्म हवा उन रोशनदान के थ्रू बाहर निकल जाती है, यानी उसके एग्जिट के लिए रास्ता था। लेकिन आज घर की जो हाइट है वो कितने 10 फुट के आसपास होती है, यानी कि वो गर्म हवा हमारे फ्लोर तक कहाँ तक जाती है? 10 फुट के, 5-5.5 फुट का आदमी होता है, कितना ही ऊपर लगा लो। तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन की एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम वो कंस्ट्रक्शन की भी नहीं है, जिस तरह की डेंसिटी बढ़ रही है शहरों के अंदर, तो जनसंख्या का दबाव है, प्रेशर है, तो चीजें ऐसी ही बनेंगी। फिर उसके बाद घरों के अंदर बिल्कुल बालकनियां खत्म होती जा रही है, विंडोज नहीं है, क्योंकि पता है बाहर से धूल है वो सारी अंदर आएगी, इसलिए बिल्कुल बंद रहते हैं। फिर एयर कंडीशनिंग हम यूज करते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हम यूज करते हैं जो सेंट्रलाइज एयर कंडीशन हो। सेंट्रलाइज एयर कंडीशन का मतलब क्या? फ्री एयर तो आ नहीं सकती, सारा बिल्कुल बंद रखना पड़ेगा, और वो जो हवा है वो अंदर ही सर्कुलेट होती रहेगी। और आपने एक बात और नोट की होगी, इस फेज के अंदर जब ये वाला कोरोना पेंडेमिक था, तो ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि एयर कंडीशंस यूज मत करो। अब आंसर आपके पास अपने आप आ गया, एयर कंडीशन यूज मत करो। तो उसका रीजन क्या था ऐसा कहने का? उसका रीजन यही था कि अगर कोई भी एयर कंडीशन चल रही है, सेंट्रलाइज बिल्डिंग है, उसमें कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो छींकता है, खांसता है, तो उसके ड्रॉपलेट्स एयर में मिल जाएंगे, और वो वेंट के थ्रू पूरे रूम के अंदर फैल जाएगा वायरस। ये रीजन था उसका। तो ये आंसर अपने आप ही आपको मिल गया है कि यार ये रीजन है, इसलिए इंडोर पोल्यूशन इज मोर देन द आउटडोर पोल्यूशन। फिर यहाँ पर जो प्लाज्मा प्रेशर टेक्नोलॉजी काम करती है, ये वाली पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। जैसे हमारी नेचर के अंदर फ्री आयंस अपने आप रिलीज होती हैं, ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है कि हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन आयन अपने आप जनरेट होते हैं नेचर के अंदर, ये वाला नेचुरल फिनोमेना है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कभी आप पेड़ों के नीचे बैठते हो या बिल्कुल हरे एनवायरनमेंट में, ग्रीन एनवायरनमेंट में जाते हो, ताजगी सी महसूस होती है, फ्रेशनेस महसूस होती है, हल्की सी नमी महसूस होती है। उस नमी का रीजन क्या है? उस नमी का रीजन यही है कि हाइड्रोजन आयन यानी वाटर ड्रॉपलेट उस एयर के अंदर अवेलेबल हैं, और वो आपको फ्रेशनेस फील करा रहे हैं, सूदिंगनेस फील करा रहे हैं। एग्जैक्टली वही चीज ये यहाँ से हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन आयन रिलीज करके वाटर वेपर्स के साथ मिलकर ये जो बन गए प्लाज्मा क्लस्टर, वो आपको पेड़ों जैसी, बिल्कुल जंगलों जैसी फ्रेश एयर आपके कमरे में महसूस कराता है। और ये महसूस करने के लिए आप देख सकते हो कि जो आपने इसका डेमोज देखा हो, कुछ लोगों ने प्यूरीफायर लगा रखा है, अगर वो किसी दूसरे रूम से, जिस रूम में ये प्यूरीफायर लगा हो, जैसे एंटर करते हो तो सांस लेने में अपने आप ही महसूस हो जाता है यार वाकई इसकी अंदर की एयर क्वालिटी अलग है, और बाकी रूम जिसमें एयर प्यूरीफायर नहीं लगा हुआ उसकी क्वालिटी अलग है।
ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया। आज मैं प्लाज्मा क्लस्टर के 5 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगेन वो क्या है, न्यूट्रलाइज हार्मफुल VOC एंड अदर टॉक्सिक गैसेस। जो भी जहरीली गैसेस, जो टॉक्सिक गैसेस, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे कमरे के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट में, इंडोर के अंदर है, ये उनको क्या करता है, रोकता ही नहीं है। सिर्फ फर्क है दोनों में, रोकना और न्यूट्रलाइज करना। तो एग्जैक्ट वर्ड यूज किया गया है न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता है, खत्म कर देता है, यानी उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को तोड़ देता है। सिंपल एग्जांपल है कि यहाँ पर प्यूरिफायर ने ये वाले प्लाज्मा क्लस्टर आयन रिलीज किए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है इस वाले गैस, अमोनिया गैस का। तो इसकी स्मेल को मैं आपको बताऊं, यूरिन के अंदर जो स्मेल होती है वो इसी तरह की स्मेल होती है अमोनिया। तो उसका फार्मूला जो है वो है ये NH3, यानी एक एटम नाइट्रोजन को 3 एटम हाइड्रोजन के हैं। तो ये फार्मूला इस गैस का है अमोनिया का, जिसकी आप वो पंजेंट स्मेल आप महसूस करते हो। जब यहाँ प्लाज्मा क्लस्टर आयंस इसके पास जाती हैं तो वो क्या करती हैं, इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को तोड़ देती है। इसमें से वाटर वेपर्स अलग निकल जाता है, नाइट्रोजन गैस अलग निकल जाती है। नाइट्रोजन गैस हार्मफुल नहीं होती क्योंकि एयर में तो 78% नाइट्रोजन गैस ही है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला को ब्रेक कर दिया गया, एक नई चीज बन गई। क्या बन गए, वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए और नाइट्रोजन अलग निकल गई, जो कि दोनों हार्मफुल नहीं है। इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है, यानी अपने आप में अमेजिंग। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यस, वो एक इंपॉर्टेंट रोल जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। अगेन ये माइक्रोब को किल करती है। नॉर्मल प्यूरिफायर करते क्या है, आपने एक जाली लगा दी, मैश लगा दी और पीछे फैन लगा दिया, आप खोजिए प्यूरिफायर यही तो कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसके लिए बताना चाहूंगा कि नॉर्मली होता क्या है, वो सारे के सारे जम्प, सारे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स जो भी हैं वो सारे उस मैश के साथ चिपक जाएंगे, वो किल नहीं होंगे। उनको किल करने के लिए, मारने के लिए आपको एक टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी जो यहाँ पर यूज की गई है। जैसे एक सिंपल ये वाला माइक्रोब है, और आपको पता है कोई भी माइक्रोब्स है, वायरस है, बैक्टीरिया, सबके अंदर प्रोटीन होता है, सबके अंदर प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये उसके उसके प्रोटीन से, लिखा है OH हाइड्रोक्सिल आयन, क्या करता है, इंस्टेंटली स्टील हाइड्रोजन फ्रॉम द प्रोटीन्स, यानी उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस वायरस के अंदर, उस बैक्टीरिया के अंदर, उसके प्रोटीन में जो एक हाइड्रोजन है, ये उसको चोरी कर लेता है अपने को स्टेबल करने के लिए। जब उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टूट गया, वो बैक्टीरिया यहाँ पे इंस्टेंटली मर जाता है। क्या करता है, उसके प्रोटीन में से एक हाइड्रोजन के एटम को बाहर निकाल देता है। ये दोनों आयन मिलकर प्रोटीन को स्टेबल बनना है, स्टेबल बनने के लिए H2O हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन आयन। तो एक हाइड्रोजन इसको चाहिए, वाटर का फार्मूला होता है H2O, तो यहाँ पे H एक है और मोस्ट स्टेबल फॉर्म H2O होती है। थोड़ी केमिस्ट्री आ गई बीच में। तो यहाँ से उस हाइड्रोजन के निकलने से ये बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे मर जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो जो सार्स बैक्टीरिया जिसको कोविड बोल रहे हैं, कोविड भी इसी तरीके से मर रहा है। यानी कि ये प्लाज्मा क्लस्टर आयन किल्स ई कॉइल, ये वाला वायरस H1N1, इसका ट्यूबरक्लोसिस का, कितने सारे वायरसेस हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एयर है, ये एयर को स्टरलाइज कर रहा है। वर्ड यूज किया गया स्टरलाइज। स्टरलाइज करना आप जानते हो अच्छी तरीके से कि जो बिल्कुल मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जब आप कभी दांत निकलवाने के लिए जाते हो या कहीं भी हॉस्पिटल में देखते हो कि जो सारे उनके इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे ग्रीन कपड़े में लिपट के आते हैं। तो उनको पहले गर्म पानी के अंदर बहुत ज्यादा, करीब 20 मिनट 25 मिनट तक गर्म किया जाता है उस पानी के अंदर, ताकि जितने वायरस हैं, बैक्टीरिया, वो सारे किल हो जाएं और कुछ केमिकल उनके अंदर डाला जाए जिससे वो पूरे तरीके से प्योर हो जाए, साफ हो जाए। उसको स्टरलाइज बोलते हैं। उसी तरीके से ये जो हमारा प्लाज्मा कल्चर टेक्नोलॉजी बेस्ड एयर प्यूरिफायर है, ये एयर को स्टरलाइज करता है। यानी कि जो भी पेशेंट आपके घर में है, उसके आसपास की जो हवा है उसको ये लगातार साफ करता रहता है। उसके अंदर अगर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कोई बैक्टीरिया, वायरस या कुछ और भी आ गया, ये उसको भी किल कर देता है। और इन बातों को साबित करने के लिए आज वेस्टीज के पास, इस शार्प के पास वर्ल्ड वाइड, एक जगह की नहीं, वर्ल्ड वाइड 33 सर्टिफिकेशंस हैं। मार्केट में कोई भी प्यूरिफायर आप देख लीजिए, उसके पास 33 सर्टिफिकेशंस नहीं है। दैट मीन्स ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर रिसर्च की गई है, उसको डिफरेंट लैब्स के स्टैंडर्ड्स के थ्रू ये प्रोडक्ट पास ऑन हुआ है, यानी आगे बढ़ा है। और ये 33 सर्टिफिकेशन किसी के पास नहीं है। चाहे आप कोई भी प्यूरिफायर उठा के मार्केट में देख लो, आप कहोगे सर ये मिलता है वो मिलता है, जरा इनको सर्टिफिकेशन तो पूछो ना। क्योंकि एक जगह बेचना
और एक जगह रिकमेंड करना, शेयर करना, दोनों बातों में बड़ा फर्क है, सेलिंग के अंदर और रिकमेंडेशन के अंदर। तो यहाँ आज वर्ल्ड वाइड हमारे पास 33 सर्टिफिकेशंस हैं इसके रिगार्डिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, दूसरे फायदे। यस, अब तीसरा आता है रिमूव स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या है? स्टैटिक चार्ज का मतलब ये है, सिंपल सा एक गेम आप सभी ने खेला है, जब आप छोटे थे, एक स्केल को लेते थे और उसको बालों के ऊपर रगड़ते और कागज के छोटे छोटे पीसीस को जमीन पर रख के उनके साथ चिपका लेते थे। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, सर्दियों में आपने देखा हो वूलन्स आप पहनते हो और वूलन्स के अंदर से कई बार वो स्किन के हेयर्स हमारे उसके साथ चिपकने लगते हैं, यानी एक स्टैटिक चार्ज। सिल्क के साथ भी ऐसा होता है, जब कोई सिल्क का कपड़ा हम पहनते हैं वो स्किन के साथ एकदम चिपक जाता है। तो हो क्या रहा है? वो हो रहा है एक स्टैटिक चार्ज, यानी कि दो चीजों को रब करने से एक चार्ज डेवलप हो गया है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। तो उसी तरीके से जब हम कपड़े पहनते हैं, हमारा रूम है, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो स्टैटिक चार्ज है, जिसका हमें आज तक पता नहीं था। और हमारी बॉडी में भी अगर मैंने कोई सिल्क की चीज पहनी हुई है या कॉटन पहना हुआ है, तो लगातार मेरी बॉडी आपस में रब कर रहे हैं, मेरे पार्ट्स रब कर रहे हैं, दैट मींस स्टैटिक चार्ज इज डेवलपिंग इनटू माय बॉडी। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक यही है कि वो छोटे छोटे टुकड़े कागज के जो स्केल के साथ चिपक जाते थे, आज वो डस्ट पार्टिकल्स, वो पोलेंस, वो माइक्रोब्स, वो बैक्टीरिया लगातार मेरी बॉडी से चिपक रहे हैं। मेरी बॉडी, मेरे कपड़े एक मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं और मैं लगातार उन वायरस को, उन बैक्टीरिया को अपनी तरफ खींच रहा हूँ। तो ये यहाँ पर क्या करता है, जब ये हाइड्रोजन आयन यहाँ जाती है, ये जो जो चार्ज डेवलप हो गया हमारी बॉडी के अंदर, हमारे कपड़ों के अंदर, हमारे कर्टेन के अंदर, हमारी वॉल्स के ऊपर, ये उसको अपने आप खत्म कर देता है। लिख दिया, बर्न्स द प्लाज्मा क्लस्टर ब्लॉक्स कम इनटू द कांटेक्ट विद द नॉन कंडक्टिंग सरफेस, दे रिमूव स्टैटिक चार्ज। तो इससे क्या होगा कि जो डस्ट पार्टिकल जो आपके वॉल के ऊपर आ रहे हैं, आपकी बॉडी पर आ रहे हैं, वो नहीं चिपकेंगे, वो सीधे नीचे गिर जाएं किल होने के बाद, आपको ज्यादा सेफ रखेंगे। इस अगेन द बेनिफिट ऑफ द प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। एंड नेक्स्ट वन, जो इसका फिफ्थ बेनिफिट है, वो है हाइड्रेटेड स्किन। कि आपने देखा होगा कि कई जगह के ऊपर आप ऐसा महसूस करते हो कि स्किन सूख रही है, ड्राई होती जा रही है। स्किन के अंदर मॉइस्चर का बना रहना बड़ा जरूरी है। तो इस प्यूरीफायर वाले इस एनवायरनमेंट में आप रहोगे, मैक्सिमम टाइम आप स्पेंड करोगे, तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, सूखी सूखी नहीं रहेगी। और एक बात और, कि जहाँ तक बात हमने क्वेश्चन की थी कि मैक्सिमम टाइम आप कहाँ स्पेंड करते हो, इंडोर में स्पेंड करते हो या आउटडोर में स्पेंड करते हो? आप 80 to 90% जो आपका टाइम है, हम लोग इंक्लूडिंग मी आल्सो, 80 to 90% हम लोग कहाँ होते हैं? इंडोर के अंदर ही होते हैं। या तो हम अपने घर के अंदर होते हैं, या अपने ऑफिस के अंदर होते हैं, या वाइल ट्रेवलिंग हम कार के अंदर होते हैं, बस के अंदर, मेट्रो के अंदर होते हैं। एक्सपोजर मिलता ही है। और अगर ये चीज सच होती तो विटामिन डी की कमी नहीं होती। हिंदुस्तान में बिल्कुल 90% लोगों में, 85 to 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है। ये दूसरा फैक्टर खुल के सामने आ गया। और विटामिन डी के कारण कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आप समझ सकते हो। दैट मीन्स आवर एक्सपोजर टू आउटडोर इज वेरी वेरी लो। सन के साथ तो बहुत ही कम एक्सपोजर है। लोग 8 बजे सो के उठते हैं, या उठते के साथ ही वो ट्रैवलिंग पे चले जाते हैं। तो धूप कहाँ मिलती है? धूप में कौन रहना चाहता है? तो कहीं ना कहीं ये ऐसे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से वो अपने आप इंटरकनेक्टेड है। ये जो कन्वर्सेशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ ना, स्लाइड पे तो ये लिखा हुआ है, लेकिन जो कन्वर्सेशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ, इट्स अ कन्वर्सेशन वो है जो आप अपने लोगों के साथ, अपने जिनके पास आप इसको जाकर रिकमेंड करने वाले हैं, उनके साथ करने वाले हैं। सर बताओ ना, सन का एक्सपोजर कितना है आपको? 80 to 90% तो आप घर के अंदर ही रहते हो, या तो ऑफिस में रहोगे या घर में रहोगे। और घर में भी आप रहते हो तो किसी एक पर्टिकुलर रूम में आप 8 से 10 घंटे बिताते हो। 8 से 10 घंटे आप स्पेंड करते हो। जो आपका बेडरूम है, बेडरूम में कम से कम 10 घंटे आप रहते हो। 24 घंटे में से 10 घंटे तो वहीं पर होना। फिर उसके बाद बच्चों का रूम है, उसके अंदर आप रहते हो। ड्राइंग रूम में कितना टाइम रहते हो? तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर स्पेंडिंग इन द इंडोर। और इंडोर की ये प्रॉब्लम्स है, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे आपको, आपकी बॉडी को, अंदर आपकी सांस की नली को, भी मैं आपको बताऊंगा आगे, वो इन्फेक्ट करता जा रहा है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये आज हमारे पास अवेलेबल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको वो क्वेश्चंस के आंसर भी मिल रहे होंगे, और एक वो तरीका भी मिल रहा होगा कि आप लोगों से जाके क्या बात करोगे। आगे चलते हैं। यस, मैंने आपको बताई 4 चीजें। तो उसके अंदर प्री फिल्टर था। प्री फिल्टर के बाद जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था वो कार्बन फिल्टर था। कार्बन फिल्टर के बाद हेपा फिल्टर, और हेपा फिल्टर के बाद प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।
अब ये तीन चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो आता है ये फाइन वायर मैश है, यानी एयर की जालियां हैं। जो लोग प्यूरीफायर यूज कर रहे हैं वो भी लगातार इसको हफ्ते में एक बार या दो बार साफ कर सकते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रश के साथ। जाली फटनी नहीं चाहिए, सीधा इसको निकालो सॉफ्ट ब्रश के साथ। अब देखो कितनी डस्ट इसके ऊपर जम जाती है। एक हफ्ते के अंदर 4-5 दिनों के अंदर ही देखोगे आप, कहोगे यार ये डस्ट मेरे अंदर जा रही है जो उस प्यूरीफायर के पीछे आ गई। तो कि कम से कम कितने 10 माइक्रोन तक के जो पार्टिकल्स है उनको रोक लेते। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ द फिल्ट्रेशन है। एंड सेकंड वन इज अ कार्बन फिल्टर, जो कि क्या करता है, गंदी स्मेल जो आती है उस स्मेल को रोकता है, जो कि एक्टिवेटेड चारकोल है। एक्टिवेटेड चारकोल की टेंडेंसी होती है कि ये क्या करता है कि जो इस तरह की गैसेस जो है, स्मेली जो सब्सटेंसेस हैं उनको रोक लेता है। नेक्स्ट वन जो उसके आगे आता है वो आता है हेपा फिल्टर। और हेपा की फुल फॉर्म भी है हाई एफिशिएंसी पार्टिकल अरेस्टर। हाई एफिशिएंसी पार्टिकल अरेस्टर, यानी अरेस्ट कर देता है उन्हें, रोक देता है। हेपा HEPA तो यानी इट कैप्चर 99.97% ऑफ द स्मोक इन द टाइनी पार्टिकल। यानी देखो साइज पहले था 10 माइक्रोन का, 10 माइक्रोन के बाद यहाँ कितना है 2.5 माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन से भी आगे कितना है 0.3 माइक्रोन। कितना छोटा छोटा साइज होता जा रहा है। इस लेवल तक की एक्यूरेसी ये प्यूरीफायर आपको दे रहा है। और इतनी इंफॉर्मेशन के साथ कोई प्यूरीफायर नहीं खरीदता, सॉरी, मैं भी देख चुका हूँ और आप भी देख चुके हो। ये नॉलेज लोगों को होती नहीं है, फिर कहते हैं एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव क्यों नहीं हो, तो सुनना तो आप चाहते नहीं हो। जब आप सुनोगे कहोगे हाँ यार फिर तो ठीक है चीजें। तो 2 साल की वारंटी आती है इसकी फिल्टर की लाइफ होती है, नॉट वारंटी, द लाइफ ऑफ द फिल्टर 2 साल। हेपा, और हेपा की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट अरेस्टर, यानी पार्टिकल अरेस्टर, पार्टिकल्स को अरेस्ट कर देता है। इसका जो ग्रेड है दैट इज H14 ग्रेड, यानी अपने ग्रेड के अंदर, अपनी कैटेगरी के अंदर इज द हाईएस्ट सरफेस एरिया। अब इंपॉर्टेंट ये करता है, हेपा तो बहुत सारी कंपनियों के मिलते हैं, हेपा बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, लेकिन H14 ग्रेड का जो हेपा इसमें यूज किया जाता है उसका सरफेस एरिया करीब 16 मीटर तक, यानी जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। और हाईएस्ट CADR होती है, क्लीन एयर डिलीवरी रेशियो। एक ये समझ लो, CADR स्टैंड्स फॉर क्लीन एयर डिलीवरी रेशियो। तो अपनी कैटेगरी के अंदर इट हैज द हाईएस्ट CADR, हाईएस्ट क्लीन एयर डिलीवरी रेशियो है। और हर तरह की, मैंने आपको बताया कि जो इसके ऊपर लिखा हुआ ये स्टैंप लगी है, एलर्जी की स्टैंप लगी है, ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन, उन्होंने इसको स्टैंप किया है, इसको सर्टिफाई किया है। अब एक क्वेश्चन था, मेरे एक दोस्त ने पूछा कि यार ये बात तो सही है कि इंडिया के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ तो प्यूरीफायर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ठीक है हम यूरोप की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, वहां तो कुछ है ही नहीं पोल्यूशन, वहां से तुमने इसको सर्टिफाई क्यों कराया? यार क्वेश्चन तो बड़ा सही है, वहां तो बिल्कुल हवा साफ है, सब कुछ है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, तो वहाँ इस प्यूरीफायर की जरूरत क्या है? मैं कहा वहाँ अगर एनवायरनमेंट साफ है तो वहाँ पे दूसरे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। लोगों के घर में कारपेट बिछे हुए, कारपेटिंग है, जब कारपेट बिछा हुआ होता है आपके पूरे रूम के अंदर तो उसमें से छोटे छोटे रोए निकलते हैं। कह रहा हाँ, मैंने कहा वो क्या एलर्जी प्रोड्यूस नहीं करते? कह रहा यस वो करते हैं। उसके बाद कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे हुए हैं, पेंट्स है, सब कुछ है। इंडोर एयर तो फिर वैसे ही हो गई ना जैसे यहाँ की है, आउटडोर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आउटडोर तो हमारे यहाँ तुम बिल्कुल पेड़ के नीचे बैठ जाओ, ठीक है, आपको दिक्कत कम होगी, लेकिन अगर अंदर बैठोगे तो दिक्कत आपको वो है सारी। फिर उसके बाद पोलन ग्रेन्स, यानी कि जब इसका ब्लॉसम का टाइम आता है, फूल खिलने का टाइम आता है ब्लॉसम का, उस टाइम में ये पोलन्स के थ्रू एलर्जीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। यानी वहाँ चैलेंज अलग तरीके के हैं, यहाँ चैलेंज अलग तरीके, यहाँ पे धूल है, ये पॉल्यूशन है गाड़ियों का, वहाँ ये नहीं है, तो वहाँ पे क्या पोल्यूशन, इसकी कारण पोलन ग्रेन्स की कारण लोग वहाँ पर ज्यादा एलर्जीज होती हैं लोगों को। तो अगेन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वहाँ भी उस एनवायरनमेंट में भी और इस एनवायरनमेंट में काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं। यस, अगेन दोबारा इसकी यूनिक कॉम्बिनेशन कि जो अब एयर को ये
इसका मेन रोल क्या है कि ये क्या कर रहा है कि इसके अंदर एक सेक्शन फैन लगा हुआ है, पीछे 3 फिल्टर्स हैं, उसके बाद ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, वायरस बैक्टीरिया जिनको किल कर रहा है उनको किल कर रहा है, बाकी को सक कर रहा है और रूम के कोने में रखा हुआ है। अब वहां से पूरे रूम को साफ कैसे होगा, इसकी एक रेशो और लिख लीजिए कि 12 फीट पर मिनट के हिसाब से इसकी क्लीनिंग रेशो है। अब आप देख सकते हो कितने बड़े रूम को क्लीन करने के लिए कितना टाइम इसको चाहिए। अगर 60 स्क्वायर फीट का रूम है तो 5 मिनट के अंदर ये पूरे रूम को क्लीन कर देगा। यानी कि इसकी क्लीनिंग की जो स्पीड है, जिसको हम एक पैरामीटर आ गया, वो है 12 फीट पर मिनट। 12 मिनट यानी 12 फुट 12 स्क्वायर फुट को ये 1 मिनट में क्लीन कर देता है। अब उसी से अंदाजा लगा सकते हो, अगर 600 स्क्वायर फीट का रूम है तो आधा घंटा लगेगा। वो सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद जो इसका डिजाइन है, वो डिजाइन इस तरीके का है कि यहाँ पर जो इसका जो अंदर से क्लीन एयर निकलती है विद द प्लाज्मा क्लस्टर, इसको एक यूनिक डिजाइन दिया गया, दैट इज इसका इसके बाद 20 डिग्री का यहाँ पर एक एयर फ्लो लिखा हुआ है ना, डेमोन्स्ट्रेशन, यानी वॉल के साथ रखा हुआ है 20 डिग्री का एयर फ्लो। इस तरीके से एयर ऐसे जाती है, वॉल के साथ स्ट्राइक करती है, देन आपकी सीलिंग के साथ, अगेन सामने की रूम वॉल के साथ, यानी इस तरीके से एयर फ्लो कंप्लीट मूव करता है। तो इससे बड़ी जल्दी यानी स्टैटिक चार्ज को भी यहाँ से खत्म कर देता है, दूसरे के दूसरे वॉल्स के ऊपर खत्म कर देता है। तो एयर फ्लो हमारा होने की वजह से पूरे रूम को बड़ी जल्दी स्टरलाइज हो जाता है। नेक्स्ट, अब ये आते हैं यहाँ पे सवाल कि लोग सोचते हैं कि ये रीजन है एयर प्यूरिफायर ना खरीदने के। तो बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे, लेकिन यहीं पर मैं वो सारी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज, हमें इसकी जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन, यस वेरी गुड फैंटास्टिक, आपको इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत तो पैदा की जाती है, जब होती थोड़ी है। आदमी तो 2 रोटियां खा के भी बिल्कुल जी सकता है, तो सिर्फ जीना थोड़ी है। और अगर उससे भी जी सकता होता तो सारे ऐसे ही जीते। लेकिन सब आपकी तरह तो नहीं होते। जो पोल्यूशन जो क्रिएट हो चुका है, आप उससे बच नहीं सकते हो। एक बार आप नोट करना कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, वो बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी बीमार पड़ने की ज्यादा है। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया है? हाँ, ऐसा होता है। बच्चों को जैसे सीजन चेंज होता है, इनको खांसी जुकाम लगे रहते हैं। तो ये खांसी जुकाम क्यों लगे रहते हैं? कहीं ना कहीं हम तो बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये तो भी नाजुक है ना, लंग्स इनके बड़े सॉफ्ट है, तो टेंडर है। उस स्टेज में जो पोल्यूशन, जिस एनवायरनमेंट में मैं रह रहा हूँ, क्या मेरे बच्चे भी उसी तरह को फेस करेंगे? लंग्स उनके डेवलप नहीं हो पाएंगे ना। तो अगेन ये आपको जरूरत आज की है, आपसे पहले जरूरत नहीं थी, आज जरूरत पड़ चुकी है। पहले फिल्टर के पानी को साफ करने की जरूरत नहीं थी, कुएं का पानी लोग पीते थे, लेकिन आज तो अंडरग्राउंड वाटर पी नहीं सकते हैं ना। सीधा एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो, सर वो कुएं का पानी आज के टाइम में पी सकते हो क्या? आपके आसपास कोई हैंडपंप लगे हुए हैं क्या? गवर्नमेंट ने बोल दिया है, क्योंकि दिल्ली में मेट्रोज में कोई हैंडपंप नहीं है। रीजन क्या है कि जो वाटर टेबल है उसके अंदर पोल्यूशन पहुंच चुका है, क्योंकि रिवर्स पंपिंग लोग कर रहे हैं। लोग उस पानी को नदियों में ना फेंक कर पंप के थ्रू अंडर वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं। आप कैसे बच पाओगे? अगेन कि वी कांट अवॉइड पोल्यूशन। हम लोग बाहर जाएंगे तो पोल्यूशन होगा, और घर में आएंगे तो बड़ा ये आएगा क्वेश्चन ये कि सर इससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। लिखा है माई इम्यूनिटी विल वीकन। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके साथ क्रिएट करता हूँ। कहीं पे आप लोगों ने नाला देखा होगा कि जहाँ पर नाला भी गंदा नाला बह रहा है, उस नाले को आपको पुल के थ्रू क्रॉस करना है। वो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, वो स्मेल आ रही है, और आप 1 मिनट के अंदर उस नाले को पार करने वाले या उसके आसपास हो, उस कंडीशन में आप क्या करते हो? सोचना। ये बड़ा सही आंसर है। जब वो गंदी स्मेल बाहर से आ रही है, किसी भी कूड़े की आ रही है, या किसी भी एक कूड़े का पूरा ढेर है, या वो नाला है, वहां से गंदी स्मेल आ रही है, तो आप क्या करते हो? उस टाइम के लिए अपनी नाक को, अपनी ब्रीदिंग को शॉर्ट कर लेते हो, सांसों को छोटा कर लेते हो, ज्यादा टाइम सांस रोकते हो, ज्यादा उस हवा को अंदर लेके नहीं जाते। इसका मतलब क्या हुआ? जब बाहर गंदी चीज आती है तो आप उस हवा को अंदर लेना नहीं चाहते ना, वरना तो रहो वहां पर उसमें। जब आप अपनी ब्रीदिंग को शॉर्ट कर ले हो, दैट मीन्स जिस चीज को आप अवॉइड कर रहे हो, एक्जैक्टली यही तो है। जब तक साफ हवा नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब, तो दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ कि सर आप साल में एक बार पहाड़ों पे घूमने के लिए जाते हो? हाँ जी जाते हैं। वहाँ क्या मिलता है? सबसे बड़ी बात सर, एनवायरनमेंट बड़ा साफ होता है।
सर आपको तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर साफ हवा आपने 3-4 दिन ले ली तो आपकी तो इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। कह रहे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल, आपने पुरानी फिल्में देखी हैं? कह रहे हाँ देखी हैं। तो वहाँ क्या, जब भी हीरो हीरोइन जो रईस थे, पैसे वाले, तो उनको क्या बोलते थे कि इनका हवा पानी बदल दो। एक वर्डिंग थी आम भाषा में, हवा पानी बदल दो। हवा पानी जैसे चेंज होगा इनका रिकवरी रेट फास्ट हो जाएगा। कह रहे हाँ ऐसा होता था। तो मैंने कहा हवा और पानी तो बदल रहे हैं, वहां जाए बगैर आपको वही एयर क्वालिटी यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका हवा और पानी शायद दोनों बदल रहा है। इसके बाद कोई आंसर नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। दैट मीन अच्छी चीज खाकर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी या वीक होगी। अगेन तीसरा आपका काउंटर, अच्छी चीज यूज करके इम्यूनिटी खराब होगी या वीक होगी। भाई स्पेरुलिना खाकर इम्यूनिटी वीक होगी या स्ट्रांग होगी? तो स्ट्रांग होगी तो अगेन आप अपने बच्चों को कैसी हवा देना चाहोगे, अपनी फैमिली को कैसी हवा देना चाहोगे? साफ ना? क्या कहोगे सर इनको तो पोल्यूशन में रहने दो, क्योंकि आदत तो इनको जीना तो नहीं है। तो इस तरह के सवाल आएंगे, उनको इस तरीके से हैंडल करना। आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना, नेवर नेवर नेवर। आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना। सामने वाले को छोटा कभी नहीं दिखाना। किसी को छोटा दिखाकर आप उसको जीत नहीं सकते हो कभी, और किसी को हरा कर आप नहीं जीतोगे। ये कन्वर्सेशन है, सही इंफॉर्मेशन आप उसको दे रहे हो, उसको आप एक्नॉलेज भी कर सकते हो तो ठीक कह रहे हो सर, मैं भी ऐसी समझता था। एक टेक्निक फील फेल्ट फाउंड यूज करोगे सर, पहले मैं भी ऐसी सोचता था, फिर मैंने ऐसा देखा, फिर मुझे ये सब चीजें पता चली। जैसे आज 1 घंटे के सेशन में आप बैठे हो ना, इसी के ऊपर सारी बातें आ रही हैं, तो वही तो कन्वर्सेशन में आपके अंदर जा रहा है। फिर आता है कि एसी, कुछ लोग कहेंगे सर एसी में हमारे फिल्टर होता है, थोड़ा सा हंस पड़ो हल्का सा। सर ठीक कह रहे हो, अगर एसी के फिल्टर से वो माइक्रोन साइज तो देखो ना सर, बाल के 100वें हिस्से को रोक लेगा क्या? अगर है, यस, हमारे हेयर तक को तो रोक नहीं पाता। और फिर दूसरा एग्जांपल कर दो क्रिएट सर, जब ये कोरोना हुआ है ना, जितनी भी सेंट्रलाइज बिल्डिंग थी एसी बंद कर दिया गया लॉकडाउन के अंदर, तो आदमी इस बात से मना नहीं कर सकता। सर अगर ऐसा होता तो सारे फिल्टर वही नहीं रोक लेते उसे। जो इस टाइम में कोरोना के टाइम में बोला जा रहा है एसी मत चलाओ, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है एसी चलेगा क्योंकि रूम बंद होगा, उसके बाद फ्री फ्लो ऑफ द एयर होगा नहीं, तो अंदर ही वायरस घूमते रहेंगे। कोई जो ठीक ठाक बंदा उसकी सेवा करने के लिए अंदर जा रहा है उसको बीमार कर दो। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको उसको बतानी है। और फिर एक्सपेंसिव, सर कोई भी चीज, सस्ती चीज आपको फ्री में मिलती है? हर चीज की कीमत होती है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसकी कीमत है, तो इसलिए कीमत में तो जाओ में। किसी को साइकिल भी महंगी लग सकती है और किसी के लिए BMW भी सस्ती है, तो इसलिए एक्सपेंसिव का कोई यहाँ रोल नहीं। आज यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो ये पिछला 1 महीने का फेज चला है, कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैंने भी कभी नहीं सुना था, लेकिन इस फेज में 1-1 लाख का भी खरीदना पड़ेगा लोगों को। क्यों भाई साहब? अब क्या हुआ एक्सपेंस का? 1-1 लाख का, 1.5-1.5 लाख का कंसंट्रेटर जिसकी कीमत 30 से 40 हजार थी, वो 1.25 लाख का, 1.5-1.5 लाख का लोगों ने खरीदा है, क्योंकि लाइफ के ऊपर बात आ गई ना, जिसके फिर दोबारा कभी रोल नहीं होगा और लोग चाहते हैं कभी इसकी जरूरत ना पड़े। बट मैं यहाँ प्यूरीफायर की बात कर रहा हूँ जिसकी हमेशा जरूरत पड़नी है, इस पेंडेमिक के बाद भी जरूरत पड़नी है और हमेशा ही पड़नी है। क्योंकि एनवायरनमेंट को तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से काउंटर करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि यस की भी पोल्यूटेड एयर कैसे अफेक्ट करती है। तो 2 तरीके हैं इसके। एक तो ये वाला अपर, हमारे नेक से ऊपर के हिस्से में क्या क्या हो सकता है, साइनस हो सकता है। जैसी वेदर चेंज होता है आपने देखा हो सर के आसपास, नॉस्ट्रिल के आसपास यहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है कोल्ड के अंदर, यानी साइनस वॉइड्स है हमारे यहाँ पर, तो उसके अंदर पस जम जाता है, कफ जम जाता है, जिसके कारण पेन होना स्टार्ट होता है। ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, आपको थ्रोट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन हो सकता है, कोल्ड कफ हो सकता है। ये सारे अपर ट्रैक इन्फेक्शन है। और उसके बाद आता है लोअर ट्रैक इन्फेक्शन, नीचे नीचे क्या क्या हो सकता है, निमोनिया। कोविड भी क्या है, निमोनिया तो कर रहा है, ये लंग्स में जाकर फैल जाता है और जहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, यानी हवा हमने अंदर ली, उसमें से जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में जानी चाहिए थी, इसने उस एक्टिविटी को रोक दिया, इसीलिए ऑक्सीजन लेवल गिरता था। मेन कोविड क्या कर रहा है कि लंग्स में वहां पहुंच गया जहां पर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इस स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन हमने ली है अंदर, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जानी चाहिए थी, जिसको हम RBC यानी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसके थ्रू वो हमारे सेल्स को जाती है।
जहाँ ऑक्सीडेशन होता है पूरे सेल्स बॉडी काम करती है। तो इस कोविड ने, इस वायरस ने उस जगह का जाकर अपने डिस्टर्बेंस पैदा कर दी और वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में नहीं जा पा रही है, जिसके कारण हमारा ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, लंग्स हमारे काम नहीं कर पा रहे हैं, हम सांस रोक नहीं पा रहे हैं, हमें खांसी ज्यादा हो रही है और वो सारे सिम्टम क्रिएट होने स्टार्ट हो रहे हैं। बेसिकली ये वायरस ये कर रहा है। जब वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो ये प्यूरीफायर का कहीं कुछ मेजर रोल नहीं है। यस, क्योंकि वो तो एंटर कर चुका है, सेल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वो तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट चलेगा। बट लेकिन जब वो बॉडी के बाहर है और जो हमारे लोग इफेक्टेड हैं, जो हमारे उस एरिया ऑफ कांटेक्ट में आते हैं, उनको बचाना जरूरी है। वहां ये प्यूरीफायर का मेजर रोल है। अस्थमा, एलर्जी, और एक बात और मैं आपको बता दूं, अस्थमा के अटैक कभी सर्च कर लेना, 80% जो अस्थमा के अटैक्स आते हैं वो इंडोर में आते हैं। अस्थमा के 80% अटैक, 70 to 80% अटैक्स कहाँ आते हैं? इंडोर के अंदर होते हैं। इंडोर में क्यों होते हैं? क्योंकि एयर वहाँ होती है, पॉल्यूटेड होती है, फ्रेश एयर होती नहीं है और खुले में नहीं होते अटैक, बहुत कम होते हैं, 20% के आसपास ही होते हैं। ये जाके सर्च आप कर सकते हो। अगेन इस बात को जस्टिफाई करता है, इंडोर पोल्यूशन इज मोर देन द आउटडोर पोल्यूशन। कितने सारे एग्जांपल्स हैं। ब्रोंकाइटिस हो जाता है, कि सांस की नली में सूजन आ जाती है। यस, यहाँ देख सकते हो आप, ये पोलन ग्रेन बैक्टीरिया के कारण ये जो हमारा एयरवे पाइप जिसको कहा जाता है, जो कि कुछ स्पेशियस होना चाहिए, कुछ खुला होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू द इन्फ्लामेशन, म्यूकस सिक्रेशन के कारण ये एरिया हमारा छोटा हो जाता है, सांस को खींचना पड़ता है, सांस लेने में जोर लगता है। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन कम हो चुका है। These are the reasons। हमने कभी इनकी तरफ गौर ही नहीं किया। प्यूरीफायर के थ्रू हमें इतनी चीज समझनी पड़ेंगी। यस, यू आर इनटू द वेलनेस सेक्टर, ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब कितना कंट्रोल हम कर सकते हैं? यस, 100% कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्लीन एयर। अब दोबारा एक फायदा क्वेश्चन की, सर बाहर जाएंगे तो पोल्यूशन, तो यहाँ पर एटलीस्ट अगर आप पॉल्यूटेड जगह पर हैं तो उसमें से एटलीस्ट आप 50%, एटलीस्ट 50% ऑफ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। 100% भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम आप घर में हैं और बाहर भी हैं। अगर मैं दोनों को काउंटर करूं तो एटलीस्ट 50% तक आप पोल्यूशन को कम कर पा रहे हैं। और अगर पोल्यूशन कम जा रहा है, फ्रेश एयर 50% ज्यादा जा रही है, तो उससे आपके अंदर लेस पोल्यूटेंट अंदर जा रहे हैं, बहुत कम बैक्टीरिया अंदर जा रहा है, रिलीफ आपको ज्यादा मिल रहा है, आपको सिकनेस कम हो रही है, डॉक्टर के पास जाने की फ्रीक्वेंसी आपकी और आपके बच्चों की कम हो गई है। अगर 6 महीने वो 3 बार डॉक्टर के पास जाते थे, हो सकता है कि 6 महीने के अंदर उनको एक ही बार जाना पड़े। ये इसका फर्क है, ये इसका इफेक्ट है कि लेस, कि जितना क्लीन एयर अंदर ज्यादा जाएगी उतना ये पोल्यूटेंट बॉडी में कम जाएंगे, उतना ही एयरवे पाइप जो हमारा है इसमें सूजन कम आएगी और रिलीफ हमें ज्यादा मिलेगा। विल एयर रिड्यूस माय इम्यूनिटी, कितना आसान, बार बार इस पर जोर दिया गया है, लोगों का क्वेश्चन है। अब सिचुएशन क्या है, कॉज ऑफ द पोल्यूशन इस टाइम है, इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर क्या है, उसका प्रिवेंशन क्या है, और उसके प्रिवेंशन के बिना क्या है, यहाँ देख सकते हो। तो अब कॉज क्या है पोल्यूशन का? कार है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी। अब उससे क्या हो रहा है? ये सब तो आपको करना पड़ेगा ना, कि आप कार का बनाना बंद नहीं कर सकते, कार यूज करना बंद नहीं कर सकते, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कारण बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है उसको खाना मिल रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट है? हेल्थ के ऊपर इफेक्ट है ये मोर चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन जो है वो इसकी चपेट में आने। पहले हमने कभी अस्थमा नहीं देखा था। मैं खुद अपना बताऊं कि अब से 5 साल पहले तक मैंने, कि मेरे को कि इसके बारे में नहीं पता था कि उसके बाद वो इनहेलर भी कुछ चीज होती है जो मुंह में रख के जिनको अस्थमा होता है वो सांस लेते हैं उससे। इनहेलर भी पिछले 5 साल पहले मैंने देखा है, क्योंकि लोगों की एलर्जेटिक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना, तो इनहेलर लोग अपने यूज करते हैं, इसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं और सीधा अंदर लंग में जाते हैं, और जहाँ भी आपको कंजेशन महसूस होता है तो डॉक्टर रिकमेंड करता है जिनको अस्थमा होता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये आप देख रहे हो अस्थमा पंप है, कि इसीलिए तो यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक है, फ्रेश एयर अंदर जा नहीं रही है और अंदर पोल्यूटेंट ज्यादा अंदर आ रहे हैं, वायरस बैक्टीरिया ज्यादा अंदर आ रहे हैं, तो इम्यूनिटी वीक हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। अगर वीक हो चुकी है तो उसको कंट्रोल करना, 50% तो आप कंट्रोल कर दोगे ना, जिससे फ्रेश एयर आपके पास आए और आप उसको कंट्रोल कर सको। ये रहा, हाउ डू वी नो वेदर, अब देखो
फिर आ गया क्वेश्चन, अब हमें पता कैसे चलेगा प्यूरीफायर काम करे? सर फायदे तो बहुत बता दिए। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर प्यूरीफायर यूज होता है तो लेस एलर्जीज कम होने स्टार्ट होंगी, अस्थमा के सिम्टम कम होंगे, दवाइयाँ कम से कम 50% तक कम हो जाएंगी 7 से 10 दिन। आप इसको 1 महीना भी बोल सकते हो। इसके पीछे रिकमेंडेशन है। मॉर्निंग एलर्जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं सुबह उठते के साथ ही छींके आते हैं, जब तक वो 3-4 छींके ना आए ना उनके सर में भारीपन होता है, वो उसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। तो इसके यूज करने के बाद हमारे कई फ्रेंड्स ने यूज किया और जिनको ये प्रॉब्लम थी उनको मेजरली फर्क पड़ा है। नहीं यार अब तो बड़ा सी, कई बार तो छींके आती नहीं है। तो मॉर्निंग एलर्जी यानी कि गले के अंदर जो प्रॉब्लम सूजन आती है वहां पर इसका 3 से 4 दिन में, हफ्ते भर में फर्क पड़ने लगता है। उसके बाद चिल्ड्रन जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न है, तो न्यू बॉर्न को आप क्या कहोगे? इसको तो जाके मैं पोल्यूशन में लेके जाऊंगा, क्यों? क्योंकि रहना इसको होंगे। नो, आप उसके लिए बेस्ट से बेस्ट एनवायरनमेंट की कोशिश करो। वो सारी चीजें हैं। ये इसमें लिखा है ब्रीथिंग विल बी लाइटर। अगर आपने 48 आवर्स यानी 2 दिन तक पहली बार आप यूज करो, 2 दिन के बाद आप देखोगे कि आप जिस रूम में आपने चलाया है उसकी एयर हल्की हो गई, एक नमी सी उसके अंदर आ गई है और आपको सांस लेने में ज्यादा आसानी हो रही है। ये सारी चीजें हैं जो आप नोट करवा सकते हो। ये इसका सर्टिफिकेशंस हैं। आप जाके mysharp.in वेबसाइट है, या हमारे पास भी जो हमने कई बार ग्रुप में सर्कुलेट किए हैं, आप अपने सीनियर से अपलाइन से भी वो सर्टिफिकेशन मांग सकते हो। कि पूरे 133 सर्टिफिकेशन की लिस्ट है, किसी के सामने रख दो, भाई साहब पढ़ लो, हर क्वेश्चन का जवाब है। लेकिन कोई नहीं पढ़ता, ना आपने पढ़े थे ना मैंने पढ़े थे, लेकिन ये विश्वास हो गया था हाँ ये सर्टिफिकेट है, जो इन सब बातों को प्रमाणित करता है। तो एयर प्यूरिफायर के लिए जो बेनिफिशियल है वो कौन हो सकते हैं? सबसे पहले पेट ऑनर्स, जिनके घर में कोई जानवर है, वे लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं। जो लोग अस्थमा से इफेक्ट है उनके लिए तो मेजरली, जिनको ईएनटी प्रॉब्लम, लंग्स की कोई एलिमेंट है उनको, उनके लिए बहुत ज्यादा जो बेनिफिट। सेकेंड हैंड स्मोकर, आप स्मोक नहीं करते लेकिन एनवायरनमेंट तो आपका ऐसा है कि वो स्मेल अंदर जाती है, धुआं अंदर जाता है। अगेन आईटी सर्वर रूम्स जहाँ पे स्टैटिक चार्ज सबसे ज्यादा होता है, यानी अगर आप कंप्यूटर्स ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पे स्टैटिक चार्ज बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ज्यादा है, अगेन इट्स अ नीड कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपकी हेल्थ के लिए आप प्यूरीफायर की रिक्वायरमेंट है। न्यू बॉर्न बेबीज जिनके घरों में है, लोग अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं, टची रहते हैं, इमोशनल रहते हैं। अगेन कि उनको एक बेहतर अच्छा कलम दे पाए, एक अच्छा कमरा तो दे दो उन्हें, एक साफ सुथरा, जहाँ पे वो अच्छे तरीके से सांस ले सके। तो ये वो रीजन है जिसके लिए आपको प्यूरीफायर लेना चाहिए। अब यहाँ पर सीधा सा इन्होंने दे रखा है कि देखो सारे सर्टिफिकेशन हैं कि इस तरीके से इसके सारी रिसर्च हुई है कि कैसे ये जाकर इसको बैक्टीरिया वायरसेस को किल कर सकता है। यानी आज जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वो सारी बातें सर्टिफाइड है। कैसे यूज करना है, जिस जगह पे आप सबसे ज्यादा रहते हो ना, खूबसूरत मॉडल है, आपको इसको लगाना है। प्यूरीफायर को 12 से 15 घंटे यूज करना है। इंस्टॉलेशन गाइड इसके अंदर ऑलरेडी होती है। पूरे मेंटेनेंस का जो पावर कंजम्पशन इसके फैन के बराबर 30 वाट 40 वाट की आपकी इलेक्ट्रिसिटी लेगा। एक हफ्ता यूज करो, एक हफ्ते के पीछे जो उसका डस्ट आ जाती है उसको साफ कर दो। वो सारी चीजें इसके अंदर है, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इसको मेंटेन कैसे करना है। ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको काफी हद तक कवर किया है। ये सारे क्वेश्चन है कि कवर एरिया कितना होगा हमारा, बिल्कुल 250 स्क्वायर फीट के अप्रोक्सीमेटली हम इसके अंदर कवर होता है। मेंटेनेंस क्लीनेंस का दे रखा है, 2 साल की वारंटी होती है इसकी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बात कर सकते हो। फिल्टर्स को आप 2 साल के बाद चेंज कर सकते हो। अगर आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो वहाँ पर आपको फिल्टर पहले यूज करने पड़ेंगे। ओपन में फिल्टर्स को यूज नहीं करना है, खुले में। एक बार हमने, कोई हमारी टीम में थी मैडम कि मतलब उसने अपने घर में दिया दादी जी को, और दादी जी मतलब खुले आंगन के अंदर ही अपना प्यूरीफायर लगा के बैठी है। वो क्या करेगा, और उसके फिल्टर 6 महीने में खत्म हो गए। यार खुले में बैठे हो तो उस हवा का कुछ फायदा हो रहा है, उनको बोला इस्तेमाल करना है, तो वो तो जब बाहर बैठती है बरामदे में तो बरामदे में लगवा लेती है कि प्यूरीफायर चल रहा है, कोई फायदा नहीं हो। तो जहाँ पे क्लोज रूम है, अब मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वहाँ पर ये चीजें यूज करिएगा। तो थैंक यू सो मच, टाइम भी हमारा हो गया।